नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल होता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल मल्टीपल चर्चा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनपद पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ग्राम पंचायत के वार्डों के विभाजन के संबंध में चर्चा की थी। तो इस वीडियो में हम जनपद और जिला दोनों, जनपद पंचायत और जिला पंचायत दोनों के ही जो निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। अच्छा, इसमें जो अब हम देखने जा रहे हैं तीन चीज़ों को देखेंगे। पहले तो वही कि जो निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है उसमें प्रमुख बातें कौन कौन सी जिनका ध्यान रखा जाता है। दूसरा, विभाजन कब किया जाता है, विभाजन की आवश्यकता कब पड़ती है। और तीसरा, विभाजन जो निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है उसकी विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो विभाजन में किन 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 चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। ये जो पंचायत राज अधिनियम में जो प्रावधान है उसी के अनुरूप हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो जनपद और जिला पंचायत, सबसे पहले अपन देखते हैं जनपद पंचायत के जो निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है वो एक तो कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। कहाँ तक? यदि जनपद पंचायत क्षेत्र की पूरे कुल जनसंख्या यदि 50,000 के अंदर है, 50,000 के अंदर है, मतलब 50,000 तक अगर जनसंख्या है, किसी जनपद पंचायत की कुल जनसंख्या यदि 50,000 तक है, यानी कि 50,000 के अंदर है, तो वहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या होगी वो 10 होगी। ये न्यूनतम होगी, ये कम से कम है। ठीक है, मतलब हम यूँ कहें कि ये यथासंभव ये प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या में एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया जाए। ऐसा विभाजन करते समय इन बातों यथासंभव कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, यथासंभव जहाँ तक हो सके ऐसा रखा जाता है। दूसरा, यदि मान लीजिए 50,000 से अधिक है जो जनपद पंचायत क्षेत्र का, विकास खंड क्षेत्र का कुल जनसंख्या यदि 50,000 से अधिक है, तो उस स्थिति में ये जो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 10 से बढ़कर ये अधिकतम 25 तक हो सकती है। ठीक है, 25 तक जा सकती है। 14 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 25 तक हो सकता है, लेकिन 25 से अधिक नहीं होगा। दूसरी बात। तीसरा, इसमें अच्छा ठीक है, पहले ये कर लेते हैं कि जिला पंचायत का देख लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ बातें, क्योंकि दोनों में कॉमन है, उसकी चर्चा फिर करेंगे। उसी में अगर जिला पंचायत में देखें तो जिला पंचायत में भी जिले की कुल जनसंख्या अगर 5 लाख के अंदर है, पूरे जिले की कुल जनसंख्या यदि 5 लाख के अंदर है, 5 लाख तक है, तो वहाँ के जिला पंचायत के जो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या होगी वो 10 होगी। मतलब जो न्यूनतम है, जो कम से कम 10 है, वो 10 होगी। यदि 5 लाख या 5 लाख से कम है वहाँ की जनसंख्या, तो वहाँ जो जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या होगी, यानी कि पूरे जिले को न्यूनतम 10 भागों में विभाजित किया जाएगा। इसमें भी प्रयास ये किया जाता है कि यथासंभव प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र हो, यानी कि जिला पंचायत का एक सदस्य वहाँ से निर्वाचित होकर के आएगा। इस तरीके से किया जाता है। यदि 5 लाख से अधिक है जिले की जनसंख्या, यदि 5 लाख से अधिक है, तो उस स्थिति में फिर वो जो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है वो बढ़ करके अधिकतम 35 तक हो सकती है, 35 तक जा सकती है। इसमें भी वही है कि ध्यान ये रखा जाता है कि प्रत्येक 50,000 में एक, जैसा अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, कुछ बातें दोनों जनपद और जिला पंचायत दोनों के लिए कॉमन है। इस अब उसको 2-3 बिंदु को अपन चर्चा कर लेते हैं। एक तो जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन हो, चाहे जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन हो, दोनों स्थितियों में यथासंभव इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या जहाँ तक हो सके, यथासाध्य की बात हम करते हैं, तो यथासंभव एक समान रखी जाए। जनपद पंचायत क्षेत्र जितना है
वो उनकी जनसंख्या लगभग बराबर रखने का प्रयास किया जाए। जिला पंचायत के भी निर्वाचन क्षेत्र हैं तो जनसंख्या लगभग बराबर रखने का प्रयास किया जाए, यथासंभव, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, एक और बिंदु इसमें मैं जोड़ दूं कि जो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करते समय जितने भी गांव लिया जाते हैं, चाहे जनपद पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करते समय हो, चाहे जिला पंचायत, जितने भी गांव लिए जाएंगे वो गांव पूरे के पूरे लिए जाएंगे। जैसे ग्राम पंचायत के वार्ड के विभाजन करते समय हमने एक बात की थी कि जितने भी घर या जितने भी परिवार लिए जाएंगे वो पूरे परिवार को लिए जाएंगे, पर एक परिवार के बीच में ऐसा कुछ हो नहीं। तो यहाँ पर भी वैसा कि पूरे गांव लिए जाएंगे, एक क्षेत्र में जितने भी लिए जाएंगे वो गांव पूरा का पूरा लिया जाएगा। किसी गांव को ऐसा नहीं किया जाएगा कि गांव के आधा लोग उस निर्वाचन क्षेत्र में, आधा लोग, ऐसा नहीं। जितने भी गांव लिए जाएंगे वो गांव को पूरा लिया जाएगा। साथ में ये बात का भी ध्यान रखें कि जितने भी गांव उसमें सम्मिलित किए जाएंगे वो लगातार क्रम में होंगे। ऐसा नहीं कि 2 गांव इधर का हो गया, 1 गांव उधर से हो गया और 1 गांव उधर कहीं और से उठा, नहीं। मतलब जितने भी गांव लेंगे वो आसपास के गांव लगातार क्रम में ही होंगे, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण के समय भी और जिला पंचायत का जो क्षेत्र का निर्धारण होता है उस समय भी, ठीक है। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक अनुक्रमांक दिया जाएगा। जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक इतना, जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक इतना, आपने सुना होगा। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को एक एक अनुक्रमांक भी दिया जाएगा। ये कुछ मोटी मोटी बातें ये थी जो कि निर्वाचन क्षेत्र का जो विभाजन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, उस समय इन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। अधिनियम में जो प्रावधान किया गया है उसके अनुरूप अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, यानी कि नए निर्वाचन क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, जब निर्माण किया जाता है वो कब या किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो मुख्यतः 2-3 बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो पहली बार अगर चुनाव हो रहा है तो नया निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना पड़ेगा, वो तो बात सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है। दूसरा, यदि मान लीजिए जो हमारा विकास खंड का क्षेत्र है या जिला पंचायत का क्षेत्र है, यदि उस क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई क्षेत्र या कोई हिस्सा अगर कोई जुड़ रहा है या अलग हो रहा है, कोई प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, अलग हो रहा है, मतलब किसी तरह का अगर परिवर्तन हो रहा है निर्वाचन क्षेत्र में, उस परिस्थिति में भी हमको एक नए निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तीसरी स्थिति ये कि मान लीजिए, अच्छा, जो जनसंख्या का निर्धारण, एक बिंदु छूट गया था कि ये जो भी जिला पंचायत और जनपद पंचायत दोनों के लिए लागू होता है कि जो भी निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन जितना भी किया जाएगा उसकी संख्या और उस जनपद पंचायत की कुल जनसंख्या, यानी कि जनपद पंचायत की कुल जनसंख्या और जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या, इसी तरह से जिला पंचायत की भी कुल जनसंख्या और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, इन दोनों का अनुपात पूरे राज्य में यथासाध्य, यानी कि यथासंभव जहां तक हो सके एक समान रखा जाना चाहिए, एक समान रखा जाएगा, ऐसा अधिनियम में प्रावधान है, ठीक है। जनपद के लिए भी पूरे राज्य में और जिला पंचायत के लिए भी पूरे राज्य में जनसंख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का जो अनुपात है वो यथासंभव एक समान रखा जाता है। तो ये यहाँ पर हम देख रहे थे कब, ये तीसरा पॉइंट में हम ये देख रहे थे कि यदि ऐसा कुछ ये जो जनसंख्या और निर्वाचन क्षेत्रों का जो अनुपात है, अगर यह अनुपात किसी तरीके से अगर चेंज होता है या मिसमैच होता है, इसमें अगर कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि उसको फिर से एक समान पूरे राज्य में जो समान रखा जाता है, वैसी स्थिति में अगर समान रखने के लिए अगर आवश्यकता महसूस होती है तो उस स्थिति में भी एक नए निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है या करना पड़ सकता है। तो ये 3 स्थितियाँ, ठीक है, जो नए निर्माण, पहली बार चुनाव
अगर हो रहा है तब अपन करेंगे। दूसरा, अगर निर्वाचन क्षेत्र में किसी तरह का प्लस या माइनस हो रहा है, कोई चीज़ जुड़ रहा है, कोई हिस्सा जुड़ रहा है, कोई हिस्सा अलग हो रहा है, उस स्थिति में, या फिर जनसंख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या है उसका जो अनुपात है, जो राज्य भर में यथासंभव एक समान रखा जाता है, वो अगर जनसंख्या और ये निर्वाचन क्षेत्र का अनुपात अगर किसी तरीके से उसमें अगर एक समान ना हो या अंतर आ गया हो, उस स्थिति में भी उस परिस्थिति में हमको नए निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना पड़ सकता है। तो ये दो बातें हो गई। अब हम देखेंगे कि नए निर्वाचन क्षेत्र के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब किस तरीके से उसका निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले तो एक बात बता दूं मैं कि जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र हो या जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र हो, इसका जो निर्माण है ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के जो वार्डों का विभाजन हम देख रहे थे तो उस समय हम देख रहे थे कि वो कलेक्टर द्वारा किया जा रहा था, लेकिन जनपद पंचायत और जिला पंचायत दोनों के जो निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्माण है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया ये होगी कि जो नए जो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है उसके निर्माण संबंधी जो दस्तावेज हैं, जो सूचना है, उसको 5 जगह बताए गए हैं, 5 जगह में चिपकाना पड़ेगा। पहले तो कलेक्टर कार्यालय के सूचना फलक में, जिला कलेक्टर के कार्यालय के सूचना फलक में। दूसरा, जिला पंचायत के कार्यालय के सूचना फलक में। ठीक है। तीसरा, जनपद पंचायत कार्यालय के सूचना फलक में। चौथा, जो विकास खंड कार्यालय है, अपन उसको उपखंड अधिकारी का कार्यालय भी मान सकते हैं, जो विकास खंड कार्यालय लिखा है उसमें अधिनियम में, नियम में, विकास खंड कार्यालय के सूचना फलक में। और पांचवा, जो तहसीलदार है, तहसीलदार कार्यालय के सूचना फलक में। इन 5 जगहों में वो सूचना को चस्पा करने की बात कही गई है, नियम में ऐसा प्रावधान किया गया है। और ये जो सूचना चिपकाई जाएगी, जो संबंधित जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका कोई भी वयस्क निवासी इस सूचना चिपकाए जाने के 7 दिवस के भीतर, 7 दिन के भीतर यदि कोई आपत्ति है तो सूचना चिपकाए जाने के 7 दिन के भीतर कलेक्टर कार्यालय में आपत्ति दर्ज करवा सकता है। ठीक है, आपत्ति दर्ज करवा सकता है और उस आपत्ति के कलेक्टर के द्वारा उस आपत्ति की जांच करवाई जाएगी, एक संक्षिप्त जांच करवाई जाती है और उस जांच में जो भी बातें निकल करके आएंगी उसके अनुरूप वो कलेक्टर के द्वारा उसका जो अंतिम जो विनिश्चय है वो किया जाएगा और उस अनुसार उसके अनुरूप फिर नियमानुसार उस निर्वाचन क्षेत्र का जो निर्माण किया जा रहा है उसको अधिसूचित किया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया थी जो जनपद और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन से संबंधित। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही और एक नए विषय के साथ फिर एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।